हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार। आज हम 28 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉप 5 न्यूज़ हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एडिटोरियल न्यूज़ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ हम चलते चलते अब मैप सेक्शन में यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो टॉप 5 न्यूज़ और एडिटोरियल न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है वो भारत के भूगोल से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हम आईएमडी ने जो प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया के अंदर जो अब की बार जो मानसून रहेगा वो सामान्य औसत स्तर से थोड़ा अच्छा रहने वाला है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इंडियन मानसून को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। उसके साथ कृषि से जुड़ी हमारी समस्या जो है वो जो हमारे आवारा जो पशु हैं, खास करके जो गायें हैं, उनसे किसानों को क्या समस्याएं हो रही हैं और उनसे किसान अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने खेती की प्रोटेक्शन के लिए जो मेथड्स का प्रयोग करते हैं, जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं, वो कैसे उन जानवरों के लिए घातक और हानिकारक हैं। उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो खबर हमारी वो भारत और चाइना के बीच जो व्यापार रहता है उसमें इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट रहता है, उसका जो मेजर चंक जो रहता है, मेजर जो पार्ट रहता है, मोर देन 50%, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इतनी डिपेंडेंस क्या हमारी चाइना के लिए, चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंस क्या सेफ है, और इंडिया को इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए किन किन सेक्टर्स में और किस किस टाइप से काम करना चाहिए, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ जो तथ्य है उससे जुड़ी वीडियोज आज हम पोक्सो अधिनियम के साथ पढ़ेंगे। पोक्सो अधिनियम क्या है उसकी क्या समस्याएं हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई समाचारों में जो स्थान है, इस नए हेडिंग के तहत हम पढ़ेंगे बाल्टिक सागर से जुड़े हुए देश और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियां। संपादकीय जो हमारा विश्लेषण रहेगा उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय संबंध में साबार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ इंडिया ने जो अभी हाल ही में समझौता किया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके सामरिक और आर्थिक क्या हमारे लिए बेनिफिट होने वाले हैं और क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं। मानचित्र वाले सेक्शन में आज हम यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों कंटिनेंट के बारे में स्टडी कर लिया है। आज से हम यूरोप वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग a brief introduction about me. My name is this. I gave 2 times HCS interview. I am JRF in geography and I did my graduation in electronics and communication engineering. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आईएमडी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया के अंदर इस साल मानसून जो रहेगी वो अबोव नॉर्मल रहेगी। तो उसके पीछे क्या कारण है, इंडियन मानसून किन 3 कारणों से मुख्यतः प्रभावित रहती है। उसके अंदर सबसे पहला कारण हमारा एनसो है, एल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन। एल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन के अंदर हम 2 चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एल नीनो, दूसरा लानीना। तो एल नीनो और लानीना इंडिया की मानसून के लिए कैसे इफेक्ट डालते हैं, तो उसमें जो एल नीनो रहता है वो इंडियन मानसून को नेगेटिवली प्रभावित, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उससे इंडिया की मानसून क्या रहती है, कमजोर रहती है। उसी तरीके से जो लानीना रहता है वो पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से इंडियन मानसून के ऊपर प्रभाव डालता है और इंडियन मानसून अच्छी रहती है अगर लानीना की कंडीशन बनती है। एल नीनो और लानीना इनको ज्वाइंटली एनसो बोला जाता है। जो एनसो रहता है वो जुड़ा हुआ है जो हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है और जो साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है उस रीजन के दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर साउथ अमेरिका के तट से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसके अंदर तापमान, उसके जल का तापमान अगर बढ़ता है, सामान्य से ज्यादा रहता है या सामान्य से कम रहता है, उस केस में हमारा एनसो की कंडीशन डेवलप रहती है। तो जो एनसो की कंडीशन रहती है, अगर उस वाले रीजन के अंदर तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे एल नीनो की कंडीशन बनती है और उस केस में इंडिया की मानसून कम रहती है और जबकि जो पश्चिमी तट है साउथ अमेरिका का वहां पे बारिश ज्यादा रहती है। उसके साथ अगर हम देखें लानिना की कंडीशन, उस केस में क्या रहता है, वहां पे जो साउथ पैसिफिक जो ओशन रहता है और जो हमारा साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट का जो तटीय क्षेत्र है उस वाले रीजन के अंदर जो तापमान है वो सामान्य से कम रहता है और इंडिया का जो मानसून रहता है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित रहता है और इंडिया के अंदर बारिश ज्यादा रहती है। अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें एलिनो और लानिना के अलावा, तो वो अगला फैक्टर हमारा आईओडी है, जिसको इंडियन नीनो भी बोला जाता है, इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी। तो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या रहता है, जो हिंद महासागर की जो 2 ब्रांचेज हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक हिंद महासागर के, पश्चिमी हिंद महासागर जो हमारा अफ्रीका से लगता हुआ जो रीजन है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, समुद्री जो टेम्परेचर है उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव वे में रहता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इंडियन मानसून के लिए अच्छा रहता है। और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कब रहता है, जब सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर रहता है हमारा
अफ्रीका वाला जो सेक्स एरिया है उसके अंदर हिंद महासागर का, और जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है उसका जो तापमान रहता है वो कम रहता है, तो उस केस में पॉजिटिव इंडियन ऑक्सफोर्ड डायपोल रहता है। अगर आईओडी हमारा नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में मानसून हमारा वीक हो जाता है। तो इंडियन ओशन को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर थे, और वो कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे देखे जाते हैं। और इंडियन ओशन के अंदर जो महासागरीय जो नीनो डेवलप होता है, इसको नापने के लिए एक सूचकांक भी महासागरीय नीनो सूचकांक, इसको प्रयोग में लाया जाता है, और ये पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्र सतह के तापमान में विचलन को नापता है, और उसके साथ साथ नीनो प्रकरण को निर्धारण और मापन करता है। तो इंडियन ओशन से जुड़ी हुई, और जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन जो है उससे जुड़ी हुई जो टेम्परेचर उसके बारे में स्टडी किया, और इंडियन ओशन पे वो कैसे प्रभाव डालता है। और जो इंडियन मानसून मानसून जो है, अगर वो इंडियन मानसून अच्छा रहता है तो उससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगर इंडियन मानसून हमारा वीक रहता है तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो इंडियन मानसून अच्छा रहता है तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन रहती है वो अच्छी रहेगी, उससे क्या रहेगा, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर मिलेगा, और उससे क्या रहेगी, हमारी ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटेगी। इन्फ्लेशन पे भी हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी रहेगी तो जो फूड से जुड़ी हुई जितनी भी कमोडिटीज हैं, खास करके हमारी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर जो मुद्रास्फीति है वो कम रहेगी, और जो कस्टमर जो रहे उपभोक्ता जो रहता है उसकी जेब पे कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, वीक मानसून में ओवरऑल इकोनॉमी पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, तो अगर गुड मानसून है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, और अगर हमारा वीक मानसून है तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हमने इंडियन मानसून के बारे में देखा, इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर और हमारी इकोनॉमी पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम अगली न्यूज पे चले तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई खास करके जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो आवारा मवेशी हैं उनसे जुड़ी हुई। आवारा मवेशियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने के पीछे 2-3 कारण है। सबसे मुख्य कारण जो हमारी जो हमारे एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए जो एग्रीकल्चर के जो मेथड्स हैं उनके अंदर चेंजेस हुआ है। अब क्या हुआ कि हम लोग ट्रैक्टर्स और अन्य मशीनरी का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। उससे क्या रहता है, जो बैल या फिर जो अन्य मवेशी जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते थे उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है, तो उस वजह से क्या रहता है, वो स्ट्रे एनिमल्स के तौर पे हमें रोड पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सरकार कुछ कानून लेके आई है कि मवेशियों का अवैध परिवहन और मवेशियों का जो स्लोटर हाउस के अंदर किलिंग की जाती थी उस पर भी बैन लगाया गया है। तो उससे क्या रहता है कि जब मवेशी उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब किसान के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं तो उनको आवारा छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है, एक तो किसानों की जो प्रोड्यूस है, जो खेती जो है उसको आवारा पशु चर जाते हैं, और उसके साथ साथ जो स्ट्रे एनिमल्स रहते हैं उससे ट्रैफिक पे रोड एक्सीडेंट्स या फिर अन्य समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इनसे निपटारा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कंटिन्यू तारों का प्रयोग या फिर इलेक्ट्रिकल विद्युत से जुड़ी हुई जो तारें रहती हैं उनको फेंसिंग के तौर पर अपने खेती के चारों तरफ लगाते हैं। तो उससे क्या रहता है, जो स्ट्रे एनिमल्स रहते हैं वो या तो उनके शरीर पर घातक नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, तो उससे कई बार जानवरों की मृत्यु हो जाती है या फिर वो क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो भी अपने आप में एक नैतिक रूप से देखा जाए तो एक नैतिक रूप से हमारे लिए एक शर्म करने वाली, नैतिक रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है कि जो स्ट्रे एनिमल्स उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको समाधान के लिए 2-3 सुझाव दिए गए हैं। उसमें से सबसे बड़ा सुझाव ये दिया है कि गौशालाओं का निर्माण किया जाए, या फिर उसके साथ साथ जो गौशालाएं जो हम बना रहे हैं उनको ऐसे रीजन में डेवलप किया जाए, खास करके जो वन्य क्षेत्र जो हैं, ताकि वहां पे वो खुले वातावरण में जो नेचुरल हैबिटेट रहता है उसके अंदर वो जानवर
अपने चरागाहों में चर भी पाएं, उसके साथ साथ उनकी जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल वे में कंटेन भी रह जाए। अगर हम गौशालाओं को सरकार के ऊपर ही छोड़ दें तो सरकार को अभी एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो यूपी सरकार रहती है, जो बुढ़ापा पेंशन या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं उन पे जो पैसा खर्च करती है, उससे ज्यादा पैसा यूपी सरकार को गौशालाओं को मेंटेन करने में खर्च करना पड़ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गौशालाओं की व्यवहार्यता और उनकी जो लोकेशन है, सेटिंग, जो लोकल पारिस्थितिक जो इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। और निष्कर्ष रूप से इसके लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन को अभी भी ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये इसके बारे में बोला गया है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं और उनके समाधान के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। अगली जो खबर है हमारी वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी हुई, खास करके चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर भी जो मेन चंक जो हमारा रहता है ट्रेड डेफिसिट के अंदर, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रहता है। तो हम मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और उसके अलावा जो चिप्स वगैरह हैं वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं या फिर वहां से परचेज करते हैं डायरेक्टली चाइना से। तो हमारा जो इम्पोर्ट है उसका 55% जो रहता है हमारा, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो इम्पोर्ट है उसका 55% हम चाइना से मंगवाते हैं। तो अपने आप में काफी बड़ी डिपेंडेंस है। और हमारी स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिवली हमें अफेक्ट करता है, क्योंकि जो चाइना से जो हम डिवाइस परचेज करते हैं, जो हार्डवेयर परचेज करते हैं, उससे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होने का भी काफी खतरा बना रहता है। उसके साथ साथ ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना क्रिटिकल टाइम्स में हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा गया था कि चाइना पे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की जो रिलायंस थी, ओवरऑल जो वर्ल्ड के अंदर जो सप्लाई चेन थी उसके अंदर चाइना एक मेजर डोमिनेंट सप्लायर था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। और कोविड-19 के टाइम जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हुई और सभी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो बुरे तरीके से प्रभावित हुई। तो चाइना पे हमारी जो डिपेंडेंस है खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर, उसको हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें लोकल R&D उसको प्रमोट करना चाहिए। साथ साथ सरकार उसके अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स को लेके आए जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बढ़ सके। उसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को काफी प्रमोट किया गया है। उसके साथ साथ इंडिया को अपने इंपोर्ट जो हैं उसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। चाइना के अलावा हमें डिफरेंट नेशन से भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को परचेज करना चाहिए। उसके साथ अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ साथ जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके अंदर यूएसए को छोड़कर बाकी सभी 9 देशों के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। और रशिया के साथ हाल ही में देखने को मिला हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि हम जो क्रूड पेट्रोलियम जो है वो परचेज कर रहे हैं रशिया से। और खास करके रशिया हमें सस्ते दरों पे क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं यूरोपियन नेशंस ने और खास करके यूएसए ने, ताकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से रशिया को जो इंटरनेशनल जो ट्रेड रहता है उससे बेनिफिट ना मिल पाए। तो उसके चलते इंडिया ने रूस से जो तेल का जो आयात अपना वो बढ़ा दिया है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इसमें चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अगला अगला जो हमारा जो न्यूज सेक्शन है उसके अंदर हम प्रीलिम्स के फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पोक्सो अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। पोक्सो अधिनियम में ये बताया गया कि जो पोक्सो अधिनियम है भारत का पहला और व्यापक कानून है जो कि चाइल्ड अब्यूज, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। और जो 2012 में इसको लेके आया गया था, 2012 के बाद इसके अंदर 2000 2012 के अंदर इसके अंदर 2019 के अंदर इसके अंदर संशोधन किए गए थे। और संशोधन करने के तहत इसको काफी सख्त बनाया गया था। सबसे पहले जो सख्ती इसमें की गई थी उसके अंदर सजा का प्रावधान बढ़ाने के साथ साथ इस कानून के अंदर जो गैर रिपोर्टिंग जो रहती है, कि अगर मान लो कि किसी संस्थान के अंदर किसी बच्चे का शोषण हुआ है या फिर यौन शोषण जो हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग उस संस्थान के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो वो भी उस चीज के अंदर एक कानूनी रूप से अपराधी माने जाएंगे। उसके साथ साथ 2019 के अंदर इस कानून के अंदर लिंग तटस्थता को भी शामिल किया गया था। और ये डिफाइन किया गया था कि यौन सेक्स क्या है, यौन उत्पीड़न क्या है। यौन उत्पीड़न को डिफाइन करने के साथ उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया गया था। ये बोला गया कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी चाइल्ड के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। उसके साथ पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना
और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा ना होना, ये दो भी प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। पहले इसके अंदर क्या रहता था कि जो आपके साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको बताना होता था, लेकिन अब ये उसको टाइम लिमिट जो रहती थी उसको हटा दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बचपन में कभी भी उसके साथ यौन शोषण हुआ तो अपनी लाइफ लॉन्ग कभी भी उस मुद्दे को उठा सकता है। तो इसमें नए प्रावधान किए गए। इसके साथ चिंताएं क्या हैं? चिंताओं के अंदर सबसे पहला ये है कि जागरूकता ज्ञान का ना होना, बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता रहता है, पेरेंट्स भी कानून के प्रावधानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उसके साथ साथ इस तरह के जो केसेस हैं, जो यौन उत्पीड़न के केसेस जो हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं, खास करके कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो डिजिटाइजेशन हुआ है सोसाइटी के अंदर, जो सोशल एप्लीकेशंस का जो उपयोग बढ़ा है उसकी वजह से जो यौन उत्पीड़न के मामले जो हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ जो किशोर यौन संबंधों का प्राधिकरण है ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 16 से 18 साल की जो उम्र के जो व्यक्ति रहते हैं, जो किशोर होते हैं, वो अगर अपनी मर्जी से स्वायत्तता से ऐसे एक्टिविटीज के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं तो उस वक्त क्या उनको अपराधी माना जाए या ना माना जाए, तो ये चिंता का विषय है। उसके साथ साथ इस कानून का अन्य कानूनों के साथ भी विसंगतियां हमें देखने को मिली हैं। हाल ही में ये देखने को मिला है कि इस कानून के अंदर 18 साल से एज रिड्यूस करके 16 साल की जाए, लेकिन लॉ कमीशन ने इस चीज को मना किया है और उन्होंने 22वें जो विधि आयोग जो है उन्होंने ये बोला है कि एक तरफ तो भारत सरकार जो कैबिनेट है, इंडियन कैबिनेट, जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि एज ऑफ गर्ल चाइल्ड टू डू मैरिज, मैरिज की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ा के 21 की जाए, क्योंकि जो लड़के की जो शादी की उम्र है वो 21 साल है, लड़की की 18 साल है, तो उस वजह से लड़की को 3 साल कम मिलते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए या फिर रोजगार की उपलब्धि के लिए। तो उस वजह से उसको क्या किया जाए, लड़की की उम्र को भी 21 साल किया जाए ताकि लड़के और लड़की की में समानता आए। उसके साथ साथ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये दोनों में भी कमी आएगी अगर लड़की की शादी ज्यादा उम्र में होगी तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ विधि आयोग ने बोला है कि 18 साल से 16 करने के बजाय हमें इस एज को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर ये चीज, इस चीज के बारे में भी बोला गया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर जो एज ऑफ मैरिज है उसके अंदर प्रावधान 15 साल की एज है, लेकिन जो पोक्सो जो एक्ट है उसके अंदर जो चाइल्ड है वो 18 साल से कम की उम्र के व्यक्ति को चाइल्ड माना जाएगा। तो अगर मान लो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी लड़की की शादी की जाती है 16 साल की उम्र में, लेकिन वो पोक्सो एक्ट के तहत वो एक नाबालिग मानी जाएगी, उसको चाइल्ड माना जाएगा और उसके साथ जो यौन संबंध बनाए जाएंगे वो अवैध माने जाएंगे। तो इंडिया जो पर्सनल लॉज जो हैं उनके साथ इसकी टकराहट वो भी अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए अभी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है अपनी, और उस पर भारत सरकार विचार भी कर रही है। तो फ्यूचर में देखते हैं इसमें क्या कुछ चेंजेस रहते हैं। उसके साथ अगली न्यूज हमारी लोकेशन से जुड़ी हुई बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की हम लोकेशन देखते हैं तो यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर ये 3 खाड़ियों से जुड़ी हुई है। एक तरफ गल्फ ऑफ फिनलैंड है, फिनलैंड की खाड़ी, एक तरफ गल्फ ऑफ रीगा है और एक तरफ गल्फ ऑफ बोथनिया है। ये बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा, ये 3 खाड़ियां हैं। और बाल्टिक सी क्या है, खारे पानी का समुद्र जो है, और खारे पानी का जो समुद्र है ये डेनिस जो स्ट्रेट है, डेनिस जलसमुद्र मध्य जो है, उससे ये हमारा किसको जोड़ता है, अटलांटिक जो ओशन रहता है उसके साथ ये जुड़ता है। उसके साथ अगर हम इसके नेबरिंग नेशंस की बात करें तो ऊपर स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, उसके साथ में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये क्या है, इनको बाल्टिक नेशन बोला जाता है। तो बाल्टिक नेशन 3 देशों को बोला जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो इन देशों के अलावा रसिया की बाउंड्री भी बाल्टिक सी के साथ जुड़ती हुई है, आपको याद रखना है, क्योंकि रसिया का एक रीजन, ओवरसीज जो टेरिटरी हम इसको मान सकते हैं, वो कालिनिंग्राद जो है वो रसिया का बाल्टिक सी के साथ जुड़ता है। उसके साथ जो बाल्टिक सी का जो रीजन है इसके अंदर जो पोर्ट्स रहते हैं वो सारे साल बर्फ से आच्छादित नहीं रहते हैं। तो सर्दियों के अंदर वो जो पोर्ट चालू हालत में किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो रहता है, जो गर्म पानी की जो धारा रहती है, समुद्री धारा जो रहती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो इस रीजन के अंदर गर्मी पैदा करती है और वहां से यहाँ पे सर्दियों के अंदर भी व्यापार चालू रहता है। तो ये बाल्टिक सी के बारे में देखा। डेनिस जलसमुद्र देश को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, खारे पानी का विस्तार है, और गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड की खाड़ी और दक्षिण में रीगा की खाड़ी।
बाल्टिक 3 देशों के हमने नाम देख लिए हैं। तो ये बाल्टिक सी के बारे में था। संपादकीय विश्लेषण में आज हम चाबार पोर्ट से जुड़ी हुई जो खबर है, जो लगातार काफी समय से अभी न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर यही बताया गया है कि जो चाबार के साथ हमने 10 साल का चाबार पोर्ट को डेवलप करने का और उसकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, खास करके जो उसका जो टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, उसको डेवलप करने के लिए जो अनुबंध किया है, जो एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, तो उसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या महत्व है। अगर हम सामरिक रूप से बात करें तो जो चाबार पोर्ट है वो हमारी गवादर पोर्ट के नजदीक है। और गवादर पोर्ट क्या है, चाइना द्वारा डेवलप की जाने वाली पोर्ट है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, उसकी जो फिजिकल दूरी रहती है, जो भौतिक जो दूरी है वो काफी कम है, तो इसलिए जो चाइना की जो प्रेजेंस, नेवल प्रेजेंस वहां पे रहेगी, और चाइना के आर्मी के द्वारा वहां पे कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास चाबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो हमारा व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा, मोर देन 85% ऑफ ट्रेड, खास करके क्रूड ऑयल का जो ट्रेड रहता है वो उसी रीजन से होता है, तो चाबार पोर्ट हमारे लिए उस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें आर्थिक रूप से, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो गलियारा है हमारा, नॉर्थ साउथ जो उत्तरी और दक्षिणी जो गलियारा हमारा वो इसके चाबार पोर्ट से जुड़ा हुआ है, और चाबार पोर्ट से वो रसिया तक जाता है कैस्पियन सी से होते हुए। तो हमारे लिए सेंट्रल जो एशिया रहता है उसकी कनेक्टिविटी के लिए, खास करके अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उज्बेकिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए INSTC और चाबार पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो IMEC हमारा कॉरिडोर जो बना है, G20 जो IMEC कॉरिडोर की जो परिकल्पना की गई है G20 समिट के दौरान, तो वो भी हमारी चाबार पोर्ट वाला रीजन जो है उससे होते हुए जाएगा, उसके पास से होते हुए गुजरेगा, तो उसके लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ इंडिया का जो ऑयल वगैरह का जो हम परचेज करते हैं वो इस रीजन से ही होता है, काफ़ी सारा जो ऑयल हमारी इस वाले रीजन से ही परचेज करते हैं, तो हमारे लिए उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम कूटनीतिक सफलता के बारे में बात करें, तो इंडिया ने एक तरफ से अपने US, इसराइल और यूरोपियन नेशंस के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं या फिर हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं उनको साधते हुए हमने ईरान के साथ अपने जो संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करने की कोशिश की है, तो ये हमारी एक कूटनीतिक सफलता के तौर पे देखा जा रहा है। और इंडिया ने जो US फैक्टर है, जो चाइना का जो लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है यूरोपियन नेशंस के अंदर, सॉरी अपना अरब नेशंस के अंदर, तो उस चाइना के जो इन्फ्लुएंस उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया का ईरान के साथ जो संबंध है चाबार पोर्ट को डेवलप करने वाला, इसको इंडिया ने ये बोला है कि आप US और बाकी जो यूरोपियन नेशंस को पॉजिटिव नोट में उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें, क्योंकि इससे हम चाइना को कंट्रोल कर पाएंगे और चाइना के इन्फ्लुएंस के जो नेगेटिव प्रभाव रहेंगे उसको हम रोक पाएंगे। तो इस प्रकार चाबार पोर्ट से जुड़े हमारे सामरिक और आर्थिक जो महत्व है और हमारी जो कूटनीतिक सफलता है वो किस प्रकार इस मतलब इस चाबार पोर्ट से जुड़ी हुई है। तो अगली खबर जो हम पढ़ेंगे वो हमारी मानचित्र सेक्शन में यूरोप से जुड़ी हुई है। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, उसके बड़ा क्या हमारा यूरोप है। यूरोप के अंदर क्या रहता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे काफी सारे प्रायद्वीप और यूरोप भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या रहता है? तीन तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि का टुकड़ा होता है। जैसे कि भारत है, भारत के तीन तरफ से क्या है? पानी घिरा हुआ है। तो इंडिया क्या रहता है? इंडिया को भी एक प्रायद्वीप बोला जाता है। ये यूरोप है। यूरोप एशिया से अलग जो रहता है, उसके अंदर यूराल माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, और यूराल माउंटेन हमारे किसके अंदर है? रसिया के अंदर है। उसके साथ कोकेसस माउंटेन इसको एशिया से अलग करते हैं। अगर हम साउथ में चलें तो साउथ में मेडिटेरेनियन जो सी है, भूमध्य जो सागर है, वो भी हमारा क्या करता है? अफ्रीका और जो यूरोप है उसको अलग करता है। उसके साथ इंग्लिश चैनल और स्टेट ऑफ डोवर, इसको फ्रांस वाले रीजन से इंग्लैंड वाले रीजन को अलग करते हैं। बे ऑफ बिस्के आपको पता रहना चाहिए, बे ऑफ बिस्के कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर वाले रीजन के अंदर और फ्रांस वाले रीजन के साथ में जो लगता हुआ रीजन है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको कहाँ से अलग करता है? अफ्रीका को और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है।
उसके साथ अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करें तो ये यूरोप का जो ज्यादातर हिस्सा रहता है वो 35 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में घिरा हुआ है, जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र के अंदर आता है, टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। इस वजह से यहाँ का तापमान जो गर्म तापमान से कम तापमान रहता है और व्यक्तियों के रहने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। उसके साथ जो देशांतरीय विस्तार इसका 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट तक है, और जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो लंदन से होकर नीचे अफ्रीका से होती हुई नीचे तक जाती है। उसके अलावा इसके पश्चिम में विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ मछली पकड़ने के लिए अच्छा मैदान प्रदान करता है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रहती है, जो गर्म समुद्री जो जलधारा है, उससे क्या रहता है उस वाले रीजन के अंदर ठंडे और गर्म पानी का जो कॉम्बिनेशन वाले जो पॉइंट बनते हैं, जो पोर्ट बनते हैं, वहां पे मछलियों की अच्छी संख्या में पैदावार होती है। और वो पोर्ट्स क्या रहते हैं, वो पोर्ट्स थ्रू आउट द ईयर क्या रहते हैं, चालू हालत में रहते हैं, वहां पे बर्फ नहीं जम पाती है। तो ये हमने देखा यूरोप के बारे में। यूरोप की सीमाएं मैंने बताई आपको, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कोकेसस पर्वत और काला सागर। काला सागर इसको एशिया से अलग करता है। उसके साथ साथ बे ऑफ बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर इसके हिस्से हैं। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मैंने आपको बताया अभी। एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर, ये दो सागर हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये अपना, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। बे ऑफ बिस्के हो गया हमारा, इंग्लिश चैनल, स्टेट ऑफ डोवर हो गया यहाँ पे। उसके अलावा इटली है। ये हमारा, एक मिनट, ये यूराल माउंटेन्स हो गए हमारे। ये कोकेसस माउंटेन इस वाले रीजन में। ये एड्रियाटिक सी, कैटेरियन सी, ये ब्लैक सी हो गया हमारा, और ये कैस्पियन सी। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा यूरोप वाले जो मानचित्र वाला सेक्शन था वो हमने किया। उसके साथ हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और जो कैंडिडेट लगातार 1 महीने तक इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा उसको हम अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।